अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त स्मोक का बड़ा शोहरा है। ये क्या है? कुछ अर्सा कबल भी हम ये धुंध देखते थे, लेकिन आखिर ये धुंध कैसी हो गई है कि अब हमें ये जहरीली लगने लगी है। कभी धुंध होती थी तो हम सड़कों पर चले जाते थे, घूमने फिरने चले जाते थे और धुंध को एंजॉय करते थे। फैसिनेशन थी धुंध के साथ। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे हमने बाकी शोबों को जहरीला बना दिया, ऐसे ही लगता है कि धुंध भी जहरीली हो गई है। और अब हमें कहा जाता है कि धुंध है तो आप बाहर ना निकलें, खिड़कियाँ बंद कर लें और बचें, क्योंकि इसमें जहर शामिल हो गया है। ये जहर कहीं और से नहीं आया, हमने खुद शामिल किया है। ये जहर है क्या, और इंसानी सेहत पर तो असरात हमें बताए जा रहे हैं, मुसलसल हम सुन रहे हैं। हुकूमत SOPs लागू कर रही है, छुट्टियां भी स्कूलों में की हैं, कुछ और लॉकडाउन की भी बातें हुई, ये सारा कुछ हम सुनते रहे। लेकिन इसके असरात और कहाँ मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक है, जो जानवर हम पालते हैं घरों में, और वैसे भी जो जानवर घूम फिर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द माहौल में, परिंदे हैं, उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। फिर हमारी फसलें हैं, उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इस धुंध को जो है हम अपनी फसलों पर जो है उसके नुकसान को कम से कम कैसे कर सकते हैं, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब। आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बाकी शोबों में तो बात करते रहते हैं, लेकिन आज इनसे पूछेंगे कि आखिर हम स्मोक से कैसे बच सकते हैं और कितना नुकसान हो रहा है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद दाऊद साहब, शोबा एनवायरनमेंट साइंस बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानेंगे उनकी तहकीक क्या कहती है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर महमूद एजाज़ साहब, आप जो है डिवीज़नल डायरेक्टर हैं शोबा लाइफ स्टॉक के मुल्तान डिवीज़न के। उनसे जानेंगे कि लाइफ स्टॉक के हवाले से इसके क्या असरात हो रहे हैं और हमने अपने जानवरों को कैसे बचाना है। और ख़ास तौर पे पेट्स भी लोगों के पास हैं, उनको उनके हवाले से भी हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। और कुछ लोगों ने परिंदे पाले हुए भी हैं, फ़ज़ा में भी मौजूद है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शहजाद साहब, आपको धुंधले को मुतासर किया ये स्मोक है। धुंध ने तो खैर मुतासर क्या करना था, उसका तो मज़ा आता था। हाँ, नहीं, धुंध असल में डिफ्रेंशिएशन इतनी है कि कंडेंस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं एयर में, तो कंडेंस होने से धुंध बनती थी। तो वो साफ, मेरे पूछने का मकसद है कि भाई आपको भी कोई घुटन महसूस हुई, कोई नज़ला जुकाम, उसके कोई असरात महसूस हुए? नहीं, एहतियात की है, एहतियात की है। एहतियात क्या की होगी? बस वो मास्क पहन लें, बाहर कम निकलें। बाहर तो निकलना पड़ता है, एग्रीकल्चर का बंदा ऑफिस में तो बैठ नहीं सकता, बाहर तो जाना है। फिर गंदम की बिजाई का सीज़न है, तो उसमें हमें फिर बाहर तो निकलना पड़ता है। फील हुआ कि ये स्मोक है और उसके असरात हो रहे हैं बॉडी पर, या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं? फील तो होता है, वो गले में कोई इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। जी, इचिंग होती है। जी, इनका शोबा है ना जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या? ये कोई मेरा ख्याल है 1900 के लगभग फिनोमेना बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। जी बुखार साहब, एक तो शुक्रिया आपने मौका दिया। बात यह है कि आपने अपने इंट्रो में काफ़ी डिटेल में थोड़ी सी आपने फ़र्क भी बताया कि हमारे लिए तो एक बड़ी फैसिनेशन होती थी जब भी ये बड़ा मज़ा आता था धुंध। हाँ जी, धुंध जो थी ना, वो एक मतलब उसमें ना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी किस्म के कोई हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं होते थे। लोग घूमते फिरते भी थे। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम जो होता था वो विजिबिलिटी का होता था, ट्रैफिक का थोड़े से मसाइल होते थे। बाकी एज सच कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब समझने की बात यह है कि ये अभी जो हमारे पास पिछले कोई 10-15 सालों से ये जो जिसको हम स्मोक कहते हैं, ये जो अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होना शुरू हुई है, तो ये इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉग जो हमारे पास, जो आप जिस धुंध की आप बात कर रहे हैं, वो एक हमारा सदियों से एक मौसमी एक अमल है जिसमें जो हम कहते हैं लो लाइंग जो क्लाउड्स हैं, वो ज़मीन की सतह के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और उसमें कोई पोल्यूशन का लेवल नहीं होता। ये जो अभी कोई मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम 2016 में स्टार्ट हुई थी लाहौर में, जिसको लाहौर स्मोक का नाम दिया गया था। 1900 में ज़रा यूरोप कॉन्शियस हुआ, हाँ जी, ज़रा ज़्यादा फैली, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर आना हाँ जी। हमारे यहाँ जो है ना, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसको स्मोक का जो इंट्रोडक्शन है वो तो साफ ज़ाहिर है कि अभी मैं जैसे बता रहा था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड
फॉग, यानी इसमें एयर पोल्यूशन है, या आप यूं कह सकते हैं स्मोक जो है ना ये एयर आप पोल्यूशन डॉक्टर की साहब वर्स्ट हमें फॉर्म है। इसकी वजूहात बताइएगा, जी। वो हम कंट्राडिक्ट भी करेंगे आपकी जो जी। वजूहात बताएंगे। मैं जरा Sure। डॉक्टर महमूद साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप भी मुतासिर हुए जैसे शहजाद साहब से पूछा है? जी सर, ये फील हुआ आपको कहीं? जी सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। स्निफिंग हो रही है और इसके अलावा बाकी इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा, बैठे बैठे बच्चे शिकायत करने लगे कि जी वो ऐसे गले में दर्द हो रहा है, छींकें आना शुरू हो गई। जी, इस तरह की सर फैमिली में मसाइल आ रहे हैं। जो बच्चे बाहर खेलते हैं ना जी, अगर उनको किसी रिस्ट्रिक्टेड माहौल में ना रखा जाए, मास्क वगैरह इस्तेमाल ना किए जाएँ तो ये प्रॉब्लम तो आ रहे हैं। ये जानवरों पर भी इसी तरह असर डालता है? जानवरों पर सर बहुत ज़्यादा इसका बुरे इफेक्ट हुए हैं। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी जी, और इसके अलावा जो पेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस शिकायत के साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और दूसरा पोल्ट्री में जो है उसकी ब्रोंकाइटिस वगैरह इस तरह के काफ़ी इशूज आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो शेड जानवरों के होते हैं उसमें सफाई सुथराई का भी फुकदान होता है। हम तो वैसे ही कोई परवाह नहीं करते, और हमारे जो इर्द गिर्द ख़ास तौर पे कुत्ते और बिल्लियाँ जो फिर रही होती हैं बहुत ज़्यादा, वो बेचारी भी तो इसी तरह मुतासर होती होंगी। जी सर, बिल्कुल ज़रूर मुतासर होती अब हैं। उनके लिए तो कोई माहौल भी नहीं है ना, उन्हें कोई अंदाजा नहीं, है जो आवारा है सर, जिन लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं वो तो बड़ी केयर तो कर रहे हैं उनके, और जो वाइल्ड फिर रहे होते हैं उनका तो कोई भी नहीं है ना परेशान हाल। डॉक्टर साहब, इस पे ना हम आपसे गाइडलाइन जानेंगे लोगों की रहनुमाई। ज़रा आगे बढ़ते हैं। शहजाद साहब, ये जैसे अभी लाइफ स्टॉक का जिक्र हो रहा है कि उस पर काफ़ी असर हो रहा है, तो फसलों पर भी इसके असरात हैं? डेफिनेटली, जब धूप नहीं निकलेगी और फिर ऐसी लेयर बन जाएगी जो पत्तों के ऊपर आके बैठ जाती है, जिसमें हैवी मेटल्स के कंटेंट्स भी होते हैं, फिर उसमें ना सिर्फ धुएं के हैं, अलबत्ता जो फॉसल फ्यूल है जो जलता है, जिससे हमारी फ़ज़ा काफ़ी मुतासर होती है। जब वो कंडेंस होकर कहीं सेटल होती है पत्तों के ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस का अमल तो डेफिनेटली मुतासर होता है। रोशनी सूरज से लेके और खुराक बनाने का जो अमल है, जी जी, वो बिल्कुल मुतासर होता है। जी बिल्कुल, वो मुतासर होता है। फिर तो पौधा जैसे बंदा कमज़ोर होना शुरू हो गया, वैसे पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता होगा। क्या असरात क्या मुरतब होते हैं फिर फसलों पे? हाँ, ये उसका फोटोसिंथेटिक अमल जो मुतासर होता है, तो उससे फिर फ्रूट का साइज़ बेहतर नहीं बनेगा, पौधा बीमारियों की तरफ जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट आता है कि जब बारिश होती है तो ये चीज़ें साफ हो जाती है, ठीक है ना जी। ये कुदरत का एक निज़ाम है, फिनोमेना है, ठीक है ना जी। ये इकोसिस्टम है ना जी। अगर अच्छा, हमने इस सारे फिनोमेना में अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमने उस इकोसिस्टम को तोड़ा है जी बिल्कुल, ऐसे आप ठीक कह रहे हैं। उस इकोसिस्टम में देखें, जब इस दफ़ा जो हमें जो मसाइल है, गंदम की काश्त लेट हुई, लोगों ने खेतों को पानी लगाया टाइम पे, उनकी जो रोनी लगाई थी वो वतर नहीं आई, ठीक है ना जी। उससे हमारे फिर इस तरह के मसाइल भी आए, और ये वो मसाइल हैं जिनको फिर हमें कूप करना पड़ता है। अब धूल दिसंबर शुरू होने लगा है और एसी के बगैर बैठा नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, ये भी एक डॉक्टर साहब, क्या वजूहात क्या बनी ये फॉग की हमारे यहाँ, क्या वजूहात बनी? हाँ जी, आप अभी आपने जैसे बताया कि 1900 में ही स्टार्ट हुआ था ये स्मॉग का प्रोसेस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ये पहले अमेरिका में लॉस एंजलिस जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, या फिर लंदन में कोयला इस्तेमाल होता था ज़्यादा। हाँ जी, लंदन में जैसे आप फरमा रहे हैं कि कोयला का जो था ना, उसकी बर्निंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुए थे। हमारे यहाँ जो है ना, अभी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है 2016 में रिपोर्ट हुआ था ये स्मॉग का प्रॉब्लम, और अक्टूबर और नवंबर में ये प्रॉब्लम हुआ था। बात फिर वही आ जाती है कि जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि इकोसिस्टम को हमने तबाह किया है। देखिए, हर एक इकोसिस्टम का अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो हमारे यहाँ पोल्यूशन पहले भी थी, लेकिन जो बेदरेग हम लोगों ने शहरों को बढ़ाया है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। मुल्तान में क्या वजूहत हो सकती हैं? मुल्तान या साउथ पंजाब में रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर, एक दिन जो है वो रुझान का AQI जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। यहाँ क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि हम वैसे काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है कि जब स्मॉग का जो है ये कहाँ से स्टार्ट, या कौन ज़्यादा सेक्टर ज़्यादा जो है ना। एक ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब, आप ज़रा हौसला भी पकड़ लें। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप नहीं कह पा रहे होंगे, उनको कहने का हौसला पकड़ लें, फिर इस पर मज़ीद बात करें। हम स्मोक पे बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मौजू है कि लाइफ स्टॉक और फसलों पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉक्टर दाऊद साहब, वक्फे में हमें आप बता रहे थे स्मोक की वजूहात। अच्छा, शहजाद साबिर साहब ने वक्फे में एक सवाल पूछा, बताया कि जी AQI जो है वो मुल्तान का किस सतह पर गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड मुल्तान का है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुल्तान या साउथ पंजाब में जैसे रुझान, बहावलपुर, रहीम यार खान, इधर ऐसा क्या हो गया कि स्मोक का लेवल ये आ गया?
देखें जो पोलूटेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर जो एयर पोल्यूशन है तो उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो ट्रैवल करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुल्तान का जो AQI 2000 से एक्सीड कर गया था वो सारा का सारा मुल्तान का। अच्छा, अगर लाहौर से आया तो पहले उसको उकाड़ा, साहिवाल, चीचा, वतनी, मियां जनू उनको मुतासिर करना चाहिए था। अच्छा, फिर ये वो तो सारे AQI बाईपास हो गए। जी आप ये इंटरेस्टिंग सी बात है, AQI जो है ना ये एवरेज नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। हो सकता है जिस वक्त ये 2000 मुल्तान में एक्सीड किया हो तो हो सकता है किसी और जगह पर भी इससे भी ज़्यादा हो। तो ये एवरेज जो है ना वो नहीं है, पहली बात तो ये समझने की। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो AQI मुल्तान का है वो ठीक नहीं है, लेकिन एवरेज नहीं है। ये एक वक्त में ना AQI 2000 से एक्सीड कर गया था, लेकिन नॉर्मली जो हमारा रहता है वो 500 की से राउंड अबाउट था ये प्रीवियस 2 और 3 वीक्स में ना। तो ये चीज़ है। बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो वो किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं डाली जा सकती। अच्छा, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डालने की कोशिश कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कोई गाड़ियों का सैलाब तो आया नहीं। वही गाड़ियाँ जो पहले भी थी, 2016 से पहले भी थी, वही गाड़ियाँ 19-20 के फ़र्क के साथ मौजूद है, बल्कि कम हुई हैं। लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, पैसे ही नहीं है चलाने के लिए। अच्छा चलें, दूसरा ये है कि कोई नई इंडस्ट्री यहाँ लगी है, भट्टे वही हैं जो 50 साल से चल रहे थे। आखिर कोई ना कोई और रीज़न भी होगी, हमें इस पर स्टडी करनी चाहिए ज़रूर। इसका कोई जो है वो हतमी नतीजा निकलना चाहिए रिसर्च के लोगों के लिए। खास वाले से ना मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि देखें जो स्मॉग का फिनोमिना है ना, सिर्फ एयर पोल्यूशन काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ कुछ मौसमी हालात ऐसे होने चाहिए जो कि स्मॉग के बनने में मुआवन होते हैं। ठीक है, उसमें एक चीज़ जो है ना वो 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उसको हम कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। डॉक्टर साहब को शामिल कर लूँ, फिर इस पर 3 चीज़ें आपसे पूछते हैं ताकि इसमें क्या है। डॉक्टर महमूद साहब ये बताइएगा कि लाइफ स्टॉक पर आपने फरमाया कि ये सारा कुछ असरअंदाज होता है स्मॉग। अच्छा, जनरली हमारे पास वो क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें महसूस हो, क्योंकि ना जानवर कुछ बता सकते हैं और ना हमारे पास कोई साइंटिफिक चीज़ें हैं जिनसे हम असेस कर सकें। जनरली वो क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो जानवर में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं तो हम फिक्रमंद हो जाएं कि इस पे स्मॉग असर कर? सर असल में जानवर बहुत सेंसिटिव चीज़ है, हम इसे समझते हैं कि ये बेज़ुबान है। असल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जानवरों के बाड़े में अगर कोई वाइल्ड जानवर गुजर जाए ना तो उनकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, और इसके अलावा कोई डॉक्टर जो पहले इलाज कर रहा हो वो बाड़े में नहीं आया, अगर वो दोबारा आएगा तो जानवर समझेंगे कि ये हमें इंजेक्शन लगाने के लिए आया। उसके भी असर जानवर को कोई स्ट्रेस हो, अच्छा, जब जानवर स्ट्रेस में जाता है तो उसकी प्रोडक्शन पे उसके बहुत बुरे असरात होते हैं। तो एक तो दूध की कमी आ जाती है, दूसरा जानवर अनरेस्ट फील करता है, ठीक है, और तीसरा जो उसकी खाने की आदत है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ये बताएं कि हम जो कॉमन हम ये कह रहे हैं कि धुएं से बचना है जी, स्मोक बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो जो लाइफ स्टॉक या बाड़े हैं वहाँ अक्सर रात को धुआं लगाया जाता है, बाड़ों के अंदर ही लगा दिया जाता है कि मच्छरों से बचा जाए। वो जो अंदर बंदा सो रहा होता है वो भी मच्छरों से बचने के लिए और माहौल को गर्म रखने के लिए धुआं लगा देता है। सर असल में हमारी जो एक्सटेंशन टीमें हैं ना वो इसी पे काम कर रही हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि इस तरह की आप ना पोल्यूशन में इजाफा ना करें और अपने जानवरों को सेफ रखें। तो क्या आपने क्या वो स्पेशल इकदाम किए हैं इन दिनों के लिए स्मोक में जैसे इजाफा हुआ? सर इन दिनों के लिए जो हमारी टीमें थी, एक तो हमने अनाउंसमेंट करवाई है कि अपने जानवरों के लिए आप इस तरह के इंतजाम करें, उनको ग्रेजिंग पे ना लेके जाएं, स्टॉल फीडिंग करें उनकी। अच्छा, ग्रेजिंग पे ना लेके जाएं? ना लेके जाएं। अगर स्मोक ज़्यादा है जी तो फिर आप कोशिश करें कि उनको चारा वहीं फराहम जी, स्टॉल फीडिंग करें उनकी ना जानवरों की। ठीक है। और इसके अलावा गैर ज़रूरी जो है ना एंट्रीज वगैरह वो बंद करें ताकि स्मोक जो बाड़ों में ज़्यादा ना इंटर ना हो, और धुआं वगैरह ना करें, और जानवरों पे नज़र रखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन अपने वेटनरी हॉस्पिटल से रब्ता करें। तो हमारे पास हेल्पलाइन भी आपने एक्टिव की? जी, हमारी हेल्पलाइन पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास इधर मुल्तान डिवीज़न में 195 वेटनरी डिस्पेंसरीज और दारे हैं जो काम कर रहे हैं, और 20 हमारे पास मोबाइल डिस्पेंसरियाँ हैं। अच्छा, इसके अलावा 4 हमारे पास लैब्स हैं, वो हम वक्त फार्मर की। वैसे डॉक्टर साहब जी इतनी आप ये इक्विपमेंट और अफरादी क़ुव्वत बता रहे हैं, जितना फैलाव है हमारे एरिया का और आबादी का उसके हिसाब से तो कम है, ज़रूरत तो महसूस होती है कि बढ़ाया जाए इनको। सर असल में काफ़ी हद तक कवरेज दी जा रही है, लेकिन 100% तो नहीं कवर दिया जा सकता ना। ठीक है शहजाद साहब, ये अब जैसे मैंने अभी लाइफ स्टॉक के हवाले से सवाल किया कि जी वो इंडिकेटर्स क्या हैं जिनसे हमें महसूस होता है कि स्मोक असरअंदाज हो रही है लाइफ स्टॉक पर, ऐसे ही फसलों पर क्या इंडिकेटर नज़र आना शुरू हो जाते हैं अगर वो स्मोक का असर हो रहा है, जिससे हमें फिक्रमंद हो जाए कि ये स्मोक का असर हो रहा है? देखिए, जो तो मुस्तकिल बागात हैं उनकी पत्तों की लेयर के ऊपर डस्ट जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी। उसके बाद काले पार्टिकल्स जो है वो जी, ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं वो उसके ऊपर नज़र आने शुरू हो जाएंगे।
और जब वो ब्लैक पार्टिकल्स आएंगे तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को मुतासर करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जैसे बाकी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बागात हो गए ना जी, बड़े बड़े पत्तों वाले जो हैं दरख्त जी पे बिल्कुल, नजर आना शुरू हो गए। बिल्कुल। जो फसलें हैं छोटे पत्ते वाली, बारीक पत्ते वाली, उन पे क्या असरात, वो पौधा कुमलाना भी शुरू कर देता है, क्या महसूस क्या होता है? नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि पौधा कमलाना शुरू हो जाए। अच्छा। हाँ जी, डेफिनेटली जब उसका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसकी मुतासर होगी, कम होगी, तो यील्ड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी, डेफिनेटली। ये तो ऐसे अब अगर हमें बारिश मिल जाती है एक दिन तो वो असरात कम हो जाएंगे। अगर बारिश नहीं मिलती तो डेफिनेटली उसके फिर यील्ड के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। अगर बारिश नहीं मिलती तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस पर मैं आपसे जानूंगा ज़रा, जब हम जी बिल्कुल प्रिकॉशंस को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन फिर रेमेडीज सोचेंगे तो उसमें भी जो है ना, ये आप ज़रा गाइडलाइन दीजिएगा कि अगर बारिश नहीं मिलती है, फसल बहुत काली हुई खड़ी है, पौधे भी बहुत काले हुए हैं, तो फिर हमने करना क्या है? कुछ उसकी खुराक में अमेंडमेंट करनी है? मैं जानूंगा आगे जाके। मैं ज़रा डॉक्टर साहब वो 3 एलिमेंट्स हमें बता रहे थे कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्मोक ज़्यादा हो रही है, क्या है? जी बुखारी साहब, जो एयर पोल्यूशन है, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये थ्रू आउट द ईयर सारा साल रहती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। लेकिन ये स्मॉग का प्रॉब्लम जो है ना, ये पर्टिकुलरली ये 2-3 महीनों में आता है। धुंध के दिनों में आता है? नहीं, धुंध के दिनों में नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि पोस्ट मानसून का जैसे सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद हमारे पास ना कोई मौसम के अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जिसमें एक जिसको हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो ज़मीन की सतह है उसके नज़दीक टेम्परेचर जो होता है वो कुछ कम होता है, ऊपर एक हायर टेम्परेचर की एक लेयर बन जाती है। वो करती ये है कि ये जो हमारे पास एयर पार्टिकल्स होते हैं, या जिसको आप जो नॉक्शस गैसेस होती हैं, इनको ऊपर जाने से रोकती हैं। नतीजतन वो स्टैगनेंट होकर ना हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में, यानी सतह ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक रह जाती हैं, जो कि ज़ाहिर होती हैं स्मॉग की शक्ल में। दूसरी जो चीज़ है ना, वो है कि हमारे पास जो विंड स्पीड है वो काफ़ी लो हो जाती है, यानी बिल्कुल आप स्टैगनेंट कह सकते हैं, हवा नहीं चल रही होती। अच्छा, और तीसरे नंबर पर ना जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो फिर एयर पोल्यूशन जो है दैट एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग, तो ये स्मॉग में ज़ाहिर होती है। तो बात ये है कि हमारे पास जो मानसून के बाद का जो पीरियड है उसमें ये चीज़ें पहले कुछ कम होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम है उसमें भी कुछ, उसकी टाइमिंग पर भी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ एक्सप्रेस होना शुरू हुई है पिछले 10-15 सालों में, और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन लेवल है वो भी डेफिनेट सी बात है पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी पोल्यूशन और जो मौसमी जो हालात हैं, वो जब कोइंसाइड कर जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं, तो स्मॉग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अभी इन्होंने तो कुछ फैक्टर्स बताए जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मॉग बढ़ाने में। एक की भी डिस्कशन होती है कि पोल्यूशन में जो इजाफा हुआ है उसमें लाइफ स्टॉक का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और दुनिया तो ये भी गौर कर रही है कि लाइफ स्टॉक को एलिमिनेट कर दिया जाए। इस स्मॉग में भी कोई इसके असरात हैं कि इसको बढ़ाने में, स्मॉग को बढ़ाने में लाइफ स्टॉक का रोल हो? देखिए सर, असल में जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ है ना, उधर जो डेयरी फार्मिंग है वो सारे सिटी से अब इंसानी आबादियों से बाहर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। जिस तरह हमारे मुल्तान शहर से भी काफ़ी ज़्यादा जानवरों का निकला हो गया है। हमने कागज़ों में तो काफ़ी कर दिए, नहीं काफ़ी कर दिया, लेकिन काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए हैं। हम स्मॉग पे बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे लाइफ स्टॉक और फसलों पर इसके असरात का जायज़ा ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है इस स्मॉग को फैलाने में, या नहीं है? कंट्रीब्यूशन है सर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये भट्टे वगैरह शामिल कर रहे हैं, या जो जी वो जो गाड़ियाँ वगैरह जो चल रही हैं, जो ज़्यादा धुआं वगैरह दे रही हैं, या फिर फसलात को आग वगैरह लगा रहे हैं लोग, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन तो उनका है। बेहतर ये है कि जो लाइफ स्टॉक या बाड़े जहाँ आप जानवर रख रहे हैं तो वो शहर से बाहर ही होने चाहिए। जी, वो बाहर शहर के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए, बढ़ाएंगे। मीथेन गैसेज वगैरह भी पैदा होती हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी अखराज हो रहा था जानवर जब सांस लेते हैं। और फिर हमारे जो बाड़े होते हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होते, उनकी छतें जो होती हैं बहुत नीची डाली होती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जब आपने बाड़ा बनाना हो, एक तो किसी एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन लें, उससे नक्शा बनवाएं, देखें आपने किस तरह आपके जानवर कंफर्ट में रहेंगे, और उसकी छतें कम से कम 15 फुट के में जाके डालें। 15 फुट पे? जी, 15 फुट हाइट पे हो, ताकि जो छोटे जितने भी बाड़े देखें वो ऐसे है, बस इंसानी कद के ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके वो बाड़े बना। नहीं सर, असल में वो प्रोडक्शन भी लोग नहीं ले रहे ना।
जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट करता है प्रोडक्शन भी वही लेता है। ठीक है, तो ये आपका इदारा भी इस हवाले से गाइडलाइन फराहम करता है कि वो बड़ा बनाने लगा है तो सर हम बिल्कुल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के देते हैं, नक्शे देते हैं, काउंसलिंग करते हैं लोगों की, उनको हेल्प आउट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप किस तरह जानवर रखेंगे, उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और ये बताइएगा कि आपने कहा कि लाइफ स्टॉक पर इसके असरात हो रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो अलार्मिंग हैं? मिसाल के तौर पर इंसानों के अंदर जो है वो नज़ला, खांसी, छींके ये आ जाती हैं, लेकिन कहीं लंग्स पर अटैक हो जाता है। जी जी, तो यहाँ पर जो है वो अलार्मिंग क्या है? लेकिन बड़े जानवरों में सारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है अल्लाह ताला की तरफ से दिए, छोटे मोटे इन्फेक्शन जो हैं वो खुद ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, और जो छोटे जानवर पेट्स हैं ना, उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी देखा गया अंदरों में। ठीक है, बल्कि छोटे जो किटन के बच्चे हैं, छोटे बिल्ली के, उनको नेबुलाइज करना पड़ा एक दो जगह पे, वो सांस की प्रॉब्लम बनी है उन्हें। अच्छा। बिल्लियों पर वैसे भी सुना है कि ज़्यादा सर्दी का असर भी ज़्यादा होता है, मौसम के शिद्दत और ये इसके स्मॉग के असर। जी जी, वो जानवर थोड़ा सा सेंसिटिव है, जितना जानवर सेंसिटिव होगा उतने मौसम के असरात ज़्यादा होंगे। अच्छा, आपने ना हमें अगले हिस्से में वो कुछ टोटके बताने कि भाई लाइफ स्टॉक को अगर इस कैफियत में बचाना है, कैसे बचाना है, और वो क्या क्या मकामी टोटके या नुस्खे हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको किस तरह इस कैफियत से बाहर ला सकते हैं, और दूसरा साइंटिफिक रास्ता भी बताना है। बिल्कुल, ये दोनों मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले शहजाद साहब से। शहजाद साहब, यही मैं आपको, जो असल में मिला जुला काम है, ठीक है? नहीं मिला जुला नहीं है, जानवर ज़्यादा सेंसिटिव है, प्लांट थोड़ा इसको सख्त ज़्यादा है, चूँकि नहीं, प्लांट का एक प्रोसेस है ना जी, प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ठीक है ना जी, तो वो तो बल्कि स्मोक को खात्मे का एक एलिमेंट है। ये आपने जिक्र कर ही दिया, तो ये बताएं, ये दरख्तों शरख्तों की कटाई जो हुई है वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही होगी ना आखिर ये स्मोक का जो इजाफा हुआ है। अगर ऑक्सीजन लेवल मज़ीद बेहतर होता तो शायद उससे माहौल अच्छा होता। नहीं बुखारी साहब, असल में हमारे पास दरख्त तो पहले कम है, और जो हमें स्मोक का असल प्रॉब्लम हुआ ना, वो मुल्तान शहर का ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुल्तान शहर में हमें हमारे डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हम कोशिशें करते रहे हैं कि उसमें प्लांटेशन का इजाफा हो, लेकिन हमारी रोड साइड प्लांटेशन या हमारी कॉलोनीज जो नई डेवलप हो रही हैं उनमें प्लांटेशन या ये अभी भी आप रात को देखें तो बड़ी मिकदार में दरख्तों की कटाई, वो ट्रालियों पे लद के दरख्त जा रहे होते हैं। जी, और ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि जिस तरह हम इजाफा करना चाहिए उधर दरख्त लगा नहीं रहे, लेकिन काटे जा रहे हैं। दरख्त लग भी रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहे, बागात नए लग रहे हैं, लेकिन वो उनका इम्पैक्ट जो हमारे से 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर बाहर दरख्त है, उसका इम्पैक्ट वो फौरी तौर पे शहर में तो नज़र नहीं आएगा। शहर में तो शहर का तो अपना एक इंटरनल माहौल है। मुझे जिसको लोगों ने बताया, मैं पता नहीं इसमें कितनी रियलिटी है, कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारे पास बिल भरने के पैसे नहीं थे, दरख्त काट के बिल भरते हैं। अब ये सूरत हाल है कि जी वो भी मौजूद हैं, तो एक रिसोर्स तो है ना जी। खैर ये तो अब हर घर की एक इंटरनल मैनेजमेंट है, किसी ने जानवर बेच लिया, किसी ने कोई मोटरसाइकिल बेच लिया, या कोई इस तरह का अगर किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करता है किसी न किसी। अगर हम पूरे मुल्क के दरख्त बेच दें और उनको काट के बेच दें, हमारा कर्जा तो उतर जाएगा अगले दिन। नहीं ऐसे वो जाहिर है इसको तो ये असल में देखें, स्मोक ऐसा एक फिनोमेना है कि हमें एक तो ट्री प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए, ठीक है, ना सिर्फ घरों में, अपने खेतों में, अपने इर्द गिर्द हर जगह, गली में, मोहल्ले में, रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। 25% रकबे वाला ख्वाब तो पता नहीं पूरा हो सकता है, हम तो वही 5% पे भी आ जाए तो काफ़ी है। अच्छा, अब आप ये बताइएगा, आप भी वही वो जो मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा था ना जी, वो टोटके, तो अब वो फसल पर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्द जम गई है, बारिश भी मुद्दत से नहीं हुई, तो क्या करें उस पर? कोई पानी का स्प्रे करें, कुछ शावर करें, या अगर बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है फिर तो देखिए वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर उसके ऊपर ड्यू अगर जमती है, ठीक है, और ड्यू एक प्रोसेस है, ठीक है, स्मोक और फॉग का एक अल्टीमेट प्रोसेस है कि ड्यू भी बनती है, ठीक है ना जी। अगर ड्यू बन के प्रॉपरली पत्तों के ऊपर आप देखें, सुबह जब फॉग होती है या फ्रॉस्ट होती है तो दरख्तों के नीचे पानी काफ़ी गिरा होता है, ठीक है ना जी। वो एक प्रोसेस है, वो जब भी पत्ते के ऊपर चीज़ें कुमुलेट होनी हैं, ड्यू ने पत्ते के ऊपर, चूँकि पत्ते का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है बाकी एनवायरनमेंट से, ठीक है ना, इसलिए कि वो एक अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। तो वहाँ जब पानी गिरता है, वहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो वो साथ साथ एक प्रोसेस और भी चल रहा होता है कि वो
पानी के साथ डस्ट भी जो है ना वो साफ़ हो रही होती है। डस्ट भी साफ़ हो रही होती है, बल्कि किसी ज़माने तो अब भी स्टडी हो रही होगी कि इसी को इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। जी 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 जी, बल्कि कुछ वीट की हमारी वैरायटीज़ ऐसी हैं कि उसका एंगल ऐसा बनता है पत्ते का कि वो उसके ऊपर जो उसके ऊपर फॉग आती है या उसके ऊपर ड्यू बनती है तो वो नीचे जड़ तक जाती है। ठीक है ना जी। जो ये साइंटिस्ट तो इस तरह के मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। ये कि फसल जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है, वो उनके अंदर बिल्ट इन है ये प्रोसेस। जी जी, वो सफाई का प्रोसेस भी बिल्ट इन है, और दूसरा एक पहलू तो ये है कि वो अगर जो है वो हाँ जी ऑक्सीजन जनरेट करते हैं दरख्त। अगर कोई ज़्यादा को प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर ड्यू प्रोसेस नहीं चल रहा है यानी शबनम नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारे जितने ज़मींदार हैं स्प्रे करने वाले उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं सबके पास। ठीक है ना जी। खाली पानी का स्प्रे कर देंगे। ठीक है ना जी। उससे ज़्यादा कोई इसके लिए कोई ऐसी फसलें भी हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हूँ, और बागात और फसलों में से ज़्यादा क्या मुतासर होता है? फसल तो शायद नहीं, हमारी इस वक्त कोई ऐसी फसल नहीं है। फसल जब हमारी फॉग होती है ना, हम मुतासर होते हैं कि हमारे पास जब ये हमारा एक पीक पीरियड है जब हम गंदम की फसल लगाते हैं। गंदम की फसल के लिए आपको पता है पहले उसको पानी लगाना पड़ता है, फिर उसको रौनी जिसको कहते हैं, फिर उसमें वतर आना होता है, वतर आके फिर उसको एक प्रोसेस है कि हल चला के उसको फिर सीड ज़मीन में डालते हैं। तो हमारे ये प्रोसेसेस जो है ना वो डिले हुए हैं। जो धूप आने के बाद हमारे प्रोसेसेस बेहतर हुए हैं, हम ज़मींदार को इतना मौका मिला कि वो गंदम को तेज़ी से काश्त कर सके। ये हो रहा था कि ज़मींदार डरते रौनी नहीं करते, फिर हमने उसको अल्टरनेट ये किया कि जी आप खुशक ज़मीन को हल चलाएं, हल चला के पानी लगा के तो छटा देते हैं, गप शट कर लें। ठीक है ना जी। फिर अल्टरनेट चीज़ों पे हम चले गए। लेकिन ये अब कपास की पिकिंग है, पिकिंग पे कपास खड़ी हुई है, ऊपर से ये सारी डस्ट गिर रही है, ना वो धोने की है, ना पहले धोने की है, ना बाद में धोने की है। ये अगर पुराना माहौल होता ना जी कि जब हमारी कपास जो है दिसंबर तक जाती थी, फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने थे। अब तो यह है कि कपास ऑलमोस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के सेकंड वीक में वाइंड अप हो जाती है, तो वो चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाती है। डॉक्टर साहब अब हम करें क्या डॉक्टर साहब कि भाई इस सारी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, और ये ऐसे लग रहा है कि ये फिनोमिना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिद्दत आती जाएगी। हम बात कर रहे हैं स्मोक पर और उसके असरात पर। डॉक्टर साहब क्या करें, कोई मुख्तसर सा हमें नुस्खा बताएं। सर मुख्तसर तो यही बात है कि एयर पोल्यूशन कम करें, क्योंकि स्मॉग का जो फिनोमिना है इसका सोल्यूशन एंड ऑफ पाइप सोल्यूशन नहीं है, बल्कि प्रिकॉशनरी मेजर्स में है। तो उसमें लॉन्ग टर्म तो आपने किताबी बात हमें बता दी, हमें वो प्रैक्टिकल बात बताएं कि जी चलो पोल्यूशन कम करें, कैसे कम करें? पैदल चलें? नहीं, आप नहीं कर सकते, साइकिल इस्तेमाल करें। बात यह है कि ये पोल्यूशन है, इसे कहते हैं इनएविटेबल है। डेवलपमेंट होगी तो पोल्यूशन होगी, लेकिन आप इसको टोटली खत्म नहीं कर सकते। वो जो डेवलपमेंट है वहाँ तो पोल्यूशन है ही नहीं। हम तो ये हैरान हो रहे हैं कि हम ये रोजाना उठते हैं कि भाई आज जो है वो इंग्लैंड में जो है AQI सबसे ज़्यादा होगा, आज इटली में होगा, आज जो है वो फ्रांस में होगा, जहाँ इतनी इंडस्ट्री है, जहाँ इतनी सैलाब है सड़कों पर गाड़ियों का। तो देखिए इसमें ना बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी रिपोर्ट्स में भी आया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। डेफिनेटली बात है, एमिशंस होती हैं। अब समझने की बात यह है कि वो कैसे होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इंजन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और जो फ्यूल है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। एक वैसे ही सब स्टैंडर्ड है, और दूसरा ये जो हमारे पास स्मगल जो आता है उसकी तो क्वालिटी का कोई पता नहीं है कि क्या है। वो स्मगल कुछ हो रही है। जो पेट्रोल पंप पे आप जैसे ही वो एक टैंकर उतारा और साथ फिर मिलावट भी कर दी, वो मिक्सिंग जो हो रही है उसको कैसे अवॉइड करें? डॉक्टर साहब आपसे मैं 2 सवाल छोड़ गया था। एक वो पहले हमें टोटके बताएं कि भाई क्योंकि जानवर जो है वो बड़े मुतासर होते हैं, और ख़ासतौर पर जानवरों से तो नफ़ा नुकसान वाबस्ता है ना जी, अगर लाइफ स्टॉक अगर हमारे पास है। सर तो टोटके बताएं पहले। सबसे पहले तो ये है कि जानवर को आप डेली ऑब्जर्व करें, देखें। ठीक है। अगर उसके नॉर्मल रूटीन में कोई तब्दीली आती है ना, ठीक है, यानी जो बीमारी होती है उसको कहते हैं डिसईज। जब जानवर ईजी फील नहीं करता, ठीक है, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, वो बीमार है, डिसईज का शिकार है वो। ठीक है। तो उसको देखें, उसकी जो नॉस्ट्रल है वो वेट रहने चाहिए, वो ड्राई तो नहीं हो गए। उसके बाल जो जिस्म के हैं वो खड़े तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, उसको ऑफ हीट तो नहीं हो गया वो, उसकी आंखें तो संकन नहीं है, उसके जितने वाइटल्स हैं वो सारे ठीक काम कर रहे हैं। अगर कोई देखते हैं कि किसी में कोई चेंजिंग आ रही है
तो फ़ौरन अपने वेटनरी हॉस्पिटल से रब्ता करें। ये तो टोटका ना हुआ, सीधा आप साइंटिफिक पे चले गए। नहीं सर, मुझे टोटका बताएं कि भाई देखें ना, अगर वो वेटनरी ऑफिसर दूर है या वेटनरी डॉक्टर दूर है तो फौरी तौर सर पर अब तो हम डोर स्टेप पे सर्विस दे रहे हैं ना। और दूसरी ये बात है कि मुलट्ठी, अलसी, ठीकरी, निशादर, कलमी शोरा, ये बहुत अच्छा है। ये घर में रखें आप जी, ये घर में रखें, इसका और मिक्सचर बना और उसकी सलाइन लक्चरी बना के ना वो जानवरों को दें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। अच्छा, किसी ज़माने डॉक्टर साहब हम देखते थे भाई गुड़ का इस्तेमाल करवाते थे लोग, कि भाई जानवरों को अक्सर हम देखते थे वो काला गुड़ था, वो बनाते ही जानवरों के लिए थे कि भाई यार ये असल में जो गुड़ है ना सर, वो अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अच्छा, तो थोड़ा सा जानवर के और ये जो जिसम को रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको भी ठीक करेगा, उसके लिए भी बेहतरीन है। उसमें अगर मुलट्ठी वगैरह डाल ली जाए, कलमी शोरा डाल लिया जाए और ठीकरी, निशादर ऐड कर दिया जाए और अलसी उसमें ऐड कर दी जाए, तो वो एक बेहतरीन किस्म की सलाइन लक्चरी बन जाएगी जानवरों के लिए। बंदों के लिए तो आसान काम है ना, जो यखनी पिला देते हैं, ये अच्छा देसी मुर्गी यखनी पिलाओ और कोई सूप शूप पिलाओ। इसके अलावा ये जो हमारी मैनेजमेंट है ना, उसको हम बेहतर करके काफ़ी जानवरों को सेव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। मैनेजमेंट में ये है कि कुछ हमारे ऐसे शेड्स होते हैं जिनके अंदर ये लेबर की रहायश होती है, वो कुकिंग भी उधर करते हैं, बच्चे आग जलाए रखते हैं, वो सारा धुआं वगैरह शेड में भर जाता है। तो इसलिए जो जानवरों का शेड उस रहायशी एरिया से बाहर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक। और इसके अलावा धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए। ये तो कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं था, ये जो बातें आप बता रहे हैं, हम तो इकट्ठा ही करते थे, एक तीर से दो शिकार करते थे कि ये कमरा भी गर्म हो गया, जानवरों के लिए भी गर्माइश हो गई और हमने खाना बना लिया। असल में सर ये होता है कि जो गैसें होती हैं, जो मुजरे सेहत होती हैं, वो हवा से लाइट होती हैं, वो छत के साथ चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर गांव में जो बंदा आग जला रहा होता है ना, वो कहता है नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, वो ऊपर पूरा वो एक हाला सा बना होता है जिसमें वो गैसें सारी जमा हुई होती हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जानवरों की शेड की जो छत है वो 14-15 फीट ऊंची रखनी चाहिए, ताकि ये बताएं कि पानी का इंटेक क्या होना चाहिए इन दिनों में। पानी में असल सर ये है कि जो पानी होता है ना, कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी खुरलियाँ हैं पानी वाली, उनकी सफाई रखनी चाहिए, चूना वगैरह उनमें डालना चाहिए, और रात को पानी निकाल देना चाहिए, सुबह दोबारा फिर ताज़ा पानी भर के जानवरों को पिलाना चाहिए। अच्छा, पानी जो पिलाने का अमल है उसको ज़्यादा बढ़ाना है इन दिनों में, या जो रूटीन का है उसी सर असल में इंसान तो नहीं है कि अपनी मर्जी से वो ज़्यादा कम पी लेगा, जानवर ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनटेक करना होता है। तो उसके लिए हम जरा नमक वगैरह ऐड कर देते हैं खुरलियों में, पानी जब नहीं खुरलियों में वैसे नमक के डेले वगैरह रख देते हैं, जब जानवर चाटता है या मिनरल मिक्सचर रख देते हैं, या इसके अलावा यूरिया मोलेसिस ब्लॉक आता है, वो जब जानवर खाता है फिर उसे प्यास लगती है, फिर वो पानी ज़्यादा पीता है, क्योंकि दूध में 80% पानी अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। अगर जानवर का पानी पूरा कर दें तो 1-2 लीटर दूध वैसे ही बढ़ जाता है, जानवर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नमक के ढेले रखते हैं ये भी इन दिनों फ़ायदेमंद हो सकते हैं, बेहतरीन, और गुड़ का खिलाना भी। जी, ये तो हो गए टोटके। अब वो साइंटिफिक रास्ता भी बता दें कि जी अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई है, कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। सर साइंटिफिक में सबसे पहले तो डायग्नोज होगा कि आपका डायग्नोज क्या है, तशखीस क्या है, वो वेट से रब्ता करें जी, वो प्रॉपर क्वालिफाइड वेट से रब्ता करें। ठीक है, अगर आपके इदारे में हेल्पलाइन पर फ़ोन करें तो आपका बंदा भी पहुंच जाएगा चेक करने के लिए? हम कॉल करेंगे, हम उसी टाइम अपनी टीम भिजवा देंगे हर जगह पर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोबाइल गाड़ियाँ लगी होती हैं लोगों की सर्विस के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो बंदे हैं उनको मोटरसाइकिलें दी हैं, जो कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल्स हैं, उनके ऊपर उनको वो बनी हुई हैं। जो चेकिंग के लिए जाएंगे उसकी कोई फीस वगैरह भी है? सर फीस नहीं हम लोग लेते, क्योंकि उनको उन बंदों को ना वो फिक्स टीए मिल रहा होता है वेटनरी असिस्टेंट को। अच्छा, उनकी तनख्वाह में पहले से ऐड किया हुआ है। कहीं डिमांड हो रही है तो फिर क्या करें? डिमांड सर इंसानी फितरत है, कुछ कर भी लेते होंगे थोड़ा बहुत। तो शिकायत करें आपको, क्या करें, या उनको खुश करके भेज दें? नहीं सर, शिकायत ना करें, आप उसे कहें कि अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है ना। तो अब जब अल्लाह का खौफ दिल में आ जाएगा तो सारे काम। कोई ऐसी डिजीज भी है जो इस स्मोक की वजह से जो है वो डेथ काजिंग हो सके, या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ज़्यादा परेशान अभी तक कोई डेथ ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई जो स्मोक की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ज़्यादा। वैक्सीनेशन के अमल को भी इन दिनों बढ़ाना है? वैक्सीनेशन तो सर वो टाइमली होती है ना, हर वैक्सीन का शेड्यूल इन दिनों में तो कोई खास स्पेशल नहीं, स्मोक की कोई वैक्सीनेशन नहीं हमारे पास। ठीक है, अवेलेबल नहीं है जो स्मोक से प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है। कोई शहजाद साहब, आप भी कोई टोटका और इस वक्त को गाइडलाइन देना चाहें अपने लोगों को? प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं कुछ? जी, बस यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, हमारे शहरी, हमारे फार्मर, हमारे हर, ताकि इस स्मोक से हम निपट सकें। दूसरा ये है कि जो फसलों की बाकियात हैं उनको आग ना लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको ज़मीन में मिक्स करें ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी बेहतर हो। फसलों की बाकियात भी वाकई मुतासर करती है, उसमें तो कोई ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना सल्फर है, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है, वो तो कार्बन तो ऑर्गेनिक है। कार्बन तो है, धुआं तो है फिर भी। क्यों जी ऐसा?
सर जो फसलों की एक और बात मौजूद छेड़ दिया हाँ जी, जनाब साहब तो ने। आप आखिर में ना देखें जनाब साहब ने बात यह है कि आपने पहले जिक्र किया था कि लंदन की बात की थी या लॉस एंजलिस की, तो स्मॉग की मुख्तलिफ किस्म की सूरतें हैं और मुख्तलिफ उसकी कंपोजिशन होती है। हमारे यहाँ जो स्मॉग है उसमें जिसको आप PM2.5 कहते हैं, जिसको जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, एरोसोल्स होते हैं, तो वो मोस्टली इसी बर्निंग की वजह से ही आते हैं। यानी आप इसके कार्बन के छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि आम आँख में नज़र भी नहीं आते हैं, तो ये फिर रहे होते हैं। बेसिकली ये क्रॉप बर्निंग की वजह से भी आते हैं और साथ साथ ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, गाड़ियों के सलेंसर से भी वो निकलते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी गवर्नमेंट का मोस्टली देखा ये गया है कि जो उनका जोर चलता है वो ईंटों के भट्टों के ऊपर ही चलता है, लेकिन जो कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंप्लायंस नहीं होती। मेरा ख़्याल है कि उनके फ्यूल को भी उसकी क्वालिटी को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये भी देखा गया है कि वहाँ पर सब स्टैंडर्ड किस्म का फ्यूल भी, और ख़ास तौर पर ये टायर्स हैं पुराने या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, ये जलाते रहते हैं। ये सारा शहर में मोबाइल इकट्ठा होता हाँ है, जी, हाँ जी। यूज्ड, फिर उसको जला के फिर इसमें इसी को रिफ़ाइन करके दोबारा जो है पैक किया जाता है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की है स्मोक पर और उसके असरात फसलों पर और लाइफ स्टॉक पर। एक बात जो हुकूमत बार बार कह रही है और हमारे माहिरीन ने भी कहा कि आप जो है फ्यूल का इस्तेमाल कम करें और जो जलने का अमल है उसको कम से कम करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पैदल चलें। पैदल चलने के लिए ज़रूरी है कि पैदल चलने की जगह दस्तयाब हो। हमारे सारे फुटपाथ ऑक्युपाइड हैं। अगर हुकूमत हमें कहती है कि भाई आप गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, तो कम से कम ये फुटपाथ भी खाली करा दें ताकि लोग पैदल चल सकें। और ख़ास तौर पे हमारे जो तालीमी इदारे हैं, आप देखें कि अगर 3000 बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो 3000 का 3000 बच्चा अलग व्हीकल पर स्कूल आ रहा है और स्कूल जा रहा है, तो हम खुद बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको हमने इज्तिमाई तौर पर कुछ अफ़ाल हैं उनके ज़रिए रोकना है और कुछ हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी हैं उनको पूरा करना है, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। अगर हम आज भी इसके हवाले से कॉन्शियस ना हुए तो ये स्मोक की कैफियत है ये हर साल बढ़ती जाएगी। और इस दफ़ा भी आप देखेंगे लॉकडाउन तक नौबत आई तो फिर अगले साल इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए एहतियात करें और अपने माशरे को साफ़ सुथरा रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।